हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 12 एटम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो देखिए अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सोर्स लेंगे हम अल्फा पार्टिकल के लिए। इस सोर्स से ये अल्फा पार्टिकल मूव करेंगे और ये अल्फा पार्टिकल की बीम को हम गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल यहाँ पे ये मैंने लिए, इस थिन गोल्ड फॉइल पर इंसिडेंट कराएंगे। और यहाँ पर ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, तो ये अल्फा पार्टिकल इससे टकराएंगे जाके, तो जो अल्फा पार्टिकल जहाँ पे टकराएगा वहाँ पर स्पॉट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल की बीम गोल्ड फॉइल पे इंसिडेंट कराते हैं तो काफ़ी सारे अल्फा पार्टिकल ये इस तरह से जाएंगे, ट्रेवल करेंगे इस थिन गोल्ड, इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे पहुँचेंगे इस तरह से, और कुछ अल्फा पार्टिकल इस तरह से वापस लौट आएंगे अलग अलग डायरेक्शन में, और कुछ अल्फा पार्टिकल ये वापस लौटते हैं 180 डिग्री पे। तो देखिए यहाँ पर जब अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट कराएंगे थिन गोल्ड फॉइल पे, तो यहाँ पर गोल्ड के एक एटम को हम कंसिडर करेंगे जहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस तक अल्फा पार्टिकल जाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है, तो इसका मास जो होगा अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में, ये अल्फा पार्टिकल है, इसके कंपैरिजन में 50 टाइम्स होता है अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ पर ये काफ़ी डिस्टेंस, बहुत अधिक डिस्टेंस आर, इसको हम टेंडिंग टू इनफाइनाइट मान लेते हैं, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होगी। यहाँ से हम इसको v वेलोसिटी से इंसिडेंट कराएंगे और ये मिनिमम डिस्टेंस तक जो अल्फा पार्टिकल इसके पास इस मिनिमम डिस्टेंस तक जाके वापस लौटेगा, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो कितनी मिनिमम डिस्टेंस तक जाएगा वो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये r डिस्टेंस पे F की वैल्यू जो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z इंटू ई, ये इसका चार्ज होगा गोल्ड के लिए, और इंटू अल्फा पार्टिकल का चार्ज होगा 2E/r²। तो ये जनरल r डिस्टेंस पे फोर्स लगेगा अल्फा पार्टिकल और गोल्ड के बीच में। तो देखिए अल्फा पार्टिकल जब हम गोल्ड पे इंसिडेंट कराते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन जो ये वापस रिबाउंड होगा अल्फा पार्टिकल, ये इस डायरेक्शन में जाएगा और वापस लौट के आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें कहीं पे पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटे से एरिया में है, यानी जो उसके न्यूक्लियस को डिफाइन करता है, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल इधर गया और वापस लौट के आ रहा है पॉजिटिव चार्ज के रिपल्सन फोर्स के कारण। तो जो एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस छोटे से पार्ट में टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है, ये रदरफोर्ड ने बताया था इससे। अब ये r0 मिनिमम डिस्टेंस भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको v वेलोसिटी से जब मूव कराएंगे तो यहाँ पर इसको इनिशियल पोजीशन और इसको फाइनल पोजीशन लेते हैं। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल के होगा। इनिशियल बहुत अधिक डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी 12 m मास ऑफ अल्फा पार्टिकल v²।
फाइनल यहाँ पर ये रेस्ट पे आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड इंटू ई इंटू 2e अपॉन ये आर नॉट डिस्टेंस होगी। तो यहाँ से मिनिमम अप्रोच की डिस्टेंस हम फाइंड करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आर नॉट मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस जो आएगी 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वी स्क्वायर। ये मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस आती है जहाँ तक अल्फा पार्टिकल ये जो रिटर्न जा रहा है वापस 180 डिग्री एंगल पे, तो कितनी मिनिमम डिस्टेंस तक जाएगा न्यूक्लियस के पास, वो आर नॉट की वैल्यू आएगी। अब देखिए अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री, तो अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री में यहाँ पे हम ये अल्फा पार्टिकल को टुवर्ड्स न्यूक्लियस गोल्ड फॉइल ये टारगेट लिया है, न्यूक्लियस गोल्ड फॉइल के लिए गोल्ड का, तो ये इंसिडेंट कराएंगे तो जो टुवर्ड्स न्यूक्लियस जाएगा ये वापस लौट जाएगा और जो इससे थोड़ा दूर जाएगा ये इस तरह से थीटा एंगल पे डेविएट होगा और जो इससे थोड़ा दूर होगा ये इस तरह से चला जाएगा अल्फा पार्टिकल और इससे जो थोड़ा सा दूर होगा तो ये इस तरह से मूव करेगा और यदि अगर हम इससे और अधिक दूर लेंगे तो ये इस तरह से अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री बनेगी। ओके, What is the distance of closest approach to the nucleus of a 7.7 million electron volt alpha particle before it comes momentarily to rest and reverse its direction? तो देखिए यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल को 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ में गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ फायर करेंगे और ये मिनिमम कितनी डिस्टेंस तक मूव करेगा वो हमको क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ये हम अल्फा पार्टिकल लेंगे, इसकी एनर्जी जो दी गई है काइनेटिक एनर्जी 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पे ये गोल्ड टारगेट है, गोल्ड न्यूक्लियस, इसका एटॉमिक नंबर जेड 79 होगा, इसके कंपैरिजन में बहुत लार्ज होगा। तो ये क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस आर नॉट हमको फाइंड करनी है जहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी फाइनल। तो ये इनिशियल पोजीशन होगी और ये फाइनल पोजीशन होगी जहां पर इसकी वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल और यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू पुट कर देते हैं मिलियन 10⁻⁶ और ये 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड इंटू ई इंटू अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2e होगा अपॉन आर नॉट। आर नॉट फाइंड करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये
आर नॉट इज इक्वल टू आएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, जेड की वैल्यू 79 इंटू 2 और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड करेंगे तो 7.7 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, ये 1.6 से इसकी पावर इंटू 10⁻19 ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है इसको हम सॉल्व करेंगे तो आर नॉट की जो वैल्यू आएगी ये 3 इंटू 10⁻14 मीटर, ये वैल्यू आ जाएगी मिनिमम क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस इसको कैलकुलेट करने के बाद। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में यहाँ पे हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस यानी सेंटर पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। यहाँ पे हम हाइड्रोजन एटम को कंसिडर कर रहे हैं तो हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। तो इसकी रेडियस कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स Fe की वैल्यू जो होगी ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R के इक्वल होगी और ये फोर्स जो होगा वो सेंटीपिटल फोर्स का वर्क करेगा। F सेंटीपिटल ये होगा mv स्क्वायर अपॉन R के इक्वल। इन दोनों इक्वेशन को यदि अगर हम सॉल्व करें बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो ये mv स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर R स्क्वायर होगा, mv स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ रेडियस R की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये E स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर। अब यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ mv स्क्वायर होगी। यहाँ पे mv स्क्वायर की वैल्यू यदि अगर पुट करें तो ये वैल्यू होगी E स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R के इक्वल, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी माइनस E स्क्वायर अपॉन R, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी। इसको हम फोर्थ इक्वेशन लिख लेते हैं और इसको फिफ्थ। टोटल एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस E स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये टोटल एनर्जी की वैल्यू आएगी हाइड्रोजन एटम के लिए। इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली, यहाँ पर मैं क्वेश्चन करेंगे दैट
13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट ए हाइड्रोजन एटम इनटू ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन टू फाइंड द ऑर्बिटल रेडियस एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम। तो जो इसकी टोटल एनर्जी दी गई है हाइड्रोजन एटम के लिए वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है। इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ब्रेक करने के लिए, यानी जो हाइड्रोजन एटम है उसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कितनी रेडियस होगी वो हमको फाइंड करनी है। मैक्सिमम रेडियस, किस रेडियस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, और वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम जो टोटल एनर्जी दी है इसकी वैल्यू होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.2 -2.2 इंटू 10⁻⁻18, ये जूल में होगी। अब जो टोटल एनर्जी होती है उसका फार्मूला लिखेंगे, टोटल एनर्जी -E²/8πε0r। यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे -2.2 इंटू 10⁻⁻18, और ये हो जाएगा -E² यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर अपॉन आर, और ये 1/4πε0 की वैल्यू पुट करेंगे 9 इंटू 10⁹। तो यहाँ से हम रेडियस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये वैल्यू आएगी 5, कैलकुलेट करने के बाद 5.3 इंटू 10⁻⁻11, और इसको यदि अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 0.53 इंटू 10⁻⁻10। तो ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट आएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम के इक्वल। अब वेलोसिटी निकालनी है तो टोटल एनर्जी जो है ये टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा ये इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी के। तो ये वैल्यू 2.2 इंटू 10⁻⁻18, ये इक्वल हो जाएगी हाफ, m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 v²। तो यहाँ से हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा v² = 4.4 इंटू 10⁻⁻18, और ये डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड की इक्वल आएगी। स्पेक्ट्रल सीरीज, तो स्पेक्ट्रल सीरीज में सबसे पहले हम लाइमन सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइमन सीरीज में जो लैंडिंग ऑर्बिट होता है n = 1 होता है। इसमें हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके आएंगे, तो जो रिलेशन होता है 1/λ = r
1/1 स्क्वायर लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, 1 लिख लेते हैं, 1 माइनस 1/n स्क्वायर। तो ये लाइमन सीरीज के लिए सीरीज लिमिट होती है, यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं 1 स्क्वायर। जो n की वैल्यू होगी ये 2, 3, 4 एटसेट्रा, ये वैल्यू आएगी लाइमन सीरीज के लिए। इसके बाद बामर सीरीज, तो बामर सीरीज में जो लैंडिंग ऑर्बिट होगा वो n=2 होगा। इसमें इससे हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके आएंगे। तो ये सीरीज के लिए इसमें रिलेशन आता है 1/λ=r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और जो n की वैल्यू होगी इसके लिए 3, 4, 5, 6 एटसेट्रा। और यहाँ पे जो r है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है, r की वैल्यू जो होती है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, ये वैल्यू होती है r की। कांस्टेंट होता है, इसको रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद पाश्चन सीरीज। तो पाश्चन सीरीज में जो लैंडिंग ऑर्बिट होगा n=3 होगा। इसमें इससे हायर ऑर्बिट 4, 5, 6 इससे एबव ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके आएंगे। तो यहाँ से जो इसके लिए रिलेशन आएगा ये 1/λ=r 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। यहाँ पर n की वैल्यू जो होगी वो 4, 5, 6 एटसेट्रा। तो ये वैल्यू आएगी पाश्चन सीरीज के लिए। इसके बाद आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट सीरीज, तो ब्रैकेट सीरीज में ये 1/λ यहाँ पे लैंडिंग ऑर्बिट हो जाएगा 4, तो 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। यहाँ पे n की वैल्यू 5, 6, 7 एटसेट्रा ये वैल्यू होंगी। और इसके बाद लास्ट में आएगा फंड सीरीज। तो ये 1/λ यहाँ पे लैंडिंग ऑर्बिट हो जाएगा 5, तो 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। यहाँ पे n की वैल्यू 6, 7, 8 एटसेट्रा। तो ये वैल्यू आएगी फंड सीरीज के लिए। तो ये स्पेक्ट्रल सीरीज होती है, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड। तो इसमें जो लाइमन सीरीज होती है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है, बामर सीरीज विजुअल रीजन में आती है, और इसके बाद की सभी इंफ्रारेड रीजन में आएंगी। पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो बोहर्स पोस्टुलेट क्या है? तो इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व around the positively charged nucleus in a definite circular path called orbits or cell। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के राउंड एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जिसको हम सेल या ऑर्बिट कहते हैं। जिस सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के राउंड, उसको हम क्या कहते हैं? सेल या ऑर्बिट। अब जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन की उसकी ऑर्बिट या सेल के टर्म में उसकी एक फिक्स एनर्जी होती है। तो ये बोहर्स ने बताया था एटॉमिक मॉडल पे। अब देखिए बोहर के फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। यहाँ पे ये कोई भी एनर्जी एमिट नहीं करता है।
इसके बाद सेकेंड पोस्टुलेट जो है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी nth ऑर्बिट में L की वैल्यू, एंगुलर मोमेंटम इसकी वैल्यू NH/2 के इक्वल होती है। ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है। और यदि अगर कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग, यदि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो ये एनर्जी रिलीज करता है फोटोन के टर्म में। और ये एनर्जी जो रिलीज करता है इसकी वैल्यू h न्यू इनिशियल माइनस h न्यू फाइनल होगी। ये फोटोन के टर्म में एनर्जी रिलीज होगी जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जंप करके लोअर ऑर्बिट में आता है, तो इतनी एनर्जी रिलीज करता है फोटोन के फॉर्म में। The total energy of the electron in the stationary state of the hydrogen atom। तो हाइड्रोजन एटम की स्टेशनरी स्टेट में जो टोटल एनर्जी होती है उसकी nth ऑर्बिट En की वैल्यू -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। अब यहाँ पे हम n = 1 के लिए E1 की वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पर n 1 पुट करेंगे तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। n = 2 के लिए E2 की वैल्यू माइनस, यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो -13.6 / 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद n = 3 के लिए E3 की वैल्यू, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर होगा 9, तो -13.6 / 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू आएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n = 4 के लिए E4 की वैल्यू हो जाएगी -13.6 / 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और ये डिवाइड करेंगे तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और n = इनफाइनाइट ले लें तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी लेवल्स, तो देखिए n = 1 के लिए ग्राउंड स्टेट पे जो एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। n = 2 के लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी। n = 3 के लिए -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। n = 4 के लिए -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी होगी। और n = इनफाइनाइट जब हम कंसिडर करते हैं तो ये आयनाइज्ड एटम के लिए यहाँ पर एनर्जी ये 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम होता है हाइड्रोजन एटम के लिए। द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पर हम स्पेक्ट्रम लाइन हाइड्रोजन एटम के लिए लिखेंगे। तो ये एनर्जी ऑफ ऑर्बिट जो होती है -13.6/n², ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो हम लिखेंगे एनर्जी रिलीज्ड, ये h न्यू होगी, ये En इनिशियल माइनस En फाइनल। ये इनिशियल हायर एनर्जी ऑर्बिट है तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी हम लेस करेंगे, ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n इनिशियल स्क्वायर, माइनस ये माइनस साइन इसमें पहले से लगाए तो प्लस हो जाएगा 13.6
इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन फाइनल स्क्वायर। तो यहाँ पर 13.6 कॉमन लेंगे और ये होगा एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर। तो जो ये एनर्जी इतनी रिलीज होगी, एच न्यू की वैल्यू आ जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर। ये एनर्जी रिलीज होती है। अब हम इसके लिए स्पेक्ट्रम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट होता है, यहाँ पर एनर्जी होती लिखते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये n इज इक्वल टू 2 है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये n इज इक्वल टू 3 के लिए -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये n इज इक्वल टू 4, यहाँ पर एनर्जी होगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये इसी तरह से इनफाइनाइट तक होंगी स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर जब सेकेंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में जाता है तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है डेल्टा ई 2 to 1 के लिए, डेल्टा ई की वैल्यू होती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये स्पेक्ट्रम लाइन शो करते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा तो सेकेंड से फर्स्ट में जा सकता है, थर्ड से फर्स्ट में जा सकता है, फोर्थ से फर्स्ट में जंप करके जा सकता है, फिफ्थ से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट में जा सकता है और ये सिक्स्थ से भी। तो ये जब फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा किसी हायर ऑर्बिट से तो ये लाइमन सीरीज होती है। ये लाइमन सीरीज शो कर रही है। अब दीगर इलेक्ट्रॉन थर्ड से जंप करके सेकेंड में जाएगा तो ये बामर सीरीज के अंतर्गत आता है। ये फोर्थ से सेकेंड में जंप करके जाए, फिफ्थ से सेकेंड में इलेक्ट्रॉन जंप करके जा रहा है, सिक्स्थ से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकेंड में जा रहा है। तो ये सभी ये जो स्पेक्ट्रम लाइन होती है ये बामर सीरीज के अंतर्गत आती है। इसी तरह से जब थर्ड में इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा, यानी फोर्थ से थर्ड में गया, फिफ्थ से थर्ड में इलेक्ट्रॉन जंप करके जा रहा है, सिक्स्थ से इलेक्ट्रॉन जंप करके थर्ड में जा रहा है, तो ये पास्चन सीरीज होती है। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ में जंप करके जाएगा, यानी फिफ्थ से फोर्थ में जाएगा, सिक्स्थ से फोर्थ में जाएगा, सेवन्थ से फोर्थ में जाएगा, ये ब्रैकेट सीरीज होती है। तो ये स्पेक्ट्रम लाइन होती है हाइड्रोजन एटम के लिए।